आपका एपी एसएसबी वाला जो आता है, चाहे इसमें जो भी एग्जाम हो बच्चा, ठीक है, चाहे वो हायर सेकेंडरी वाला हो या ग्रेजुएट लेवल वाला, नहीं, चाहे हाई सेकेंडरी वाला हो या आप क्या कहते हो ग्रेजुएट लेवल। देखो सबसे पहले ना बच्चा इसके सिलेबस जान लो कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। तो देखो पहले एपीएसएसबी में मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके एपीएसएसबी ही नहीं, जो सेंट्रल से जो निकलता है, जो सेंट्रल से दिया जाता है, जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम आपको आता है, उसका भी ना सिलेबस बिल्कुल सेम है। दोनों में डिफरेंट, बस क्वेश्चन के जो लेवल होता है ना बच्चा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं करना कि हम लोग क्वेश्चन थोड़ा आसान पढ़ना, हमेशा क्वेश्चन को बेहतर पढ़ने की कोशिश करना। उससे क्या होता है कि कोई भी एग्जाम देने के लिए आप लायक हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब आप एलिमेंट्री, जो आप जिसे आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते हो, वो नाम का एलिमेंट्री बच्चा, एक्चुअल में एलिमेंट्री नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आप जानते हो, उसमें आपको, ठीक है, आपको ज्योमेट्री भी मिल जाएगा। तो एलिमेंट्री नाम बोला जाता है, तो सारा कुछ है आपके सिलेबस में। अगर इसे बेहतर कवर कर ले तो कोई भी एग्जाम, मेरी बात समझ रहे हो, अप टू सेंट्रल कोई भी एग्जाम सारा इससे कवर हो जाएगा। तो मैं एक तुम्हें प्रीव्यू दे रहा हूं पूरा कोर्स का, ठीक है ना, कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और ये सिलेबस, फिर से बच्चा समझना कि ये सिलेबस सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यानी इसी एग्जाम के लिए नहीं, जो अरुणाचल का है, ये आप कोई भी सेंट्रल एग्जाम होगा तुम वहां का दे सकते हो। और बनाना भी हमें क्या है, क्वेश्चन किसको बनाओगे, तो जो प्रीवियस पेपर जानता है बच्चा, प्रीवियस पेपर्स जो आया है, ठीक है, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, समझ रहे हो ना। तो एक प्रीवियस पेपर्स को हम लोग बना डालेंगे, जो एसएससी जिसे आप कहते हो, मेरी बात समझा, एसएससी से जो निकलता है सेंट्रल वाला, उसके प्रीवियस पेपर को बनाना, अगर वो सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ वाला भी और वहां वाला भी दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ वाला तो बड़ा आसान, थोड़ा क्वेश्चन आसान देता है, जब सेंट्रल दोगे तो थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्या होता है, थोड़ा टफ होता है। तो अभी के लिए देखो, एक होल सोल जो आपका तो कंबाइंड सिलेबस। सो मैथ्स, पहले मैथ्स के सिलेबस देखना बच्चा, इसमें आएगा सबसे पहले नंबर सिस्टम। क्या दिया जाता है बच्चे, सबसे पहले नंबर सिस्टम। और यहां से ठीक ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से आता है। मेरी बात समझ ना, नंबर सिस्टम से कई क्वेश्चन आपको आता है। क्योंकि नंबर सिस्टम क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में एक, ठीक है, कई चैप्टर्स जुड़ा होता है। जैसे पहला चैप्टर होता है बच्चा, जैसे आप क्या कहते हो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, ये पहला चैप्टर हो गया। इसी में आता है बच्चा फ्रैक्शन। तीसरा आता है, जैसे आप कहते हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस। और फोर्थ आता है बच्चा, जिसे आप कहते हो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये नंबर सिस्टम का सिलेबस है। और यहां से आप मान के चलो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, मेरी बात समझ ना, कम से कम मान के चलना 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से आएगा, समझ गए, आउट ऑफ जो 25 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ठीक है, ये सब सिलेबस है आपका। अब जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, तो नंबर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो कहा, इफ यू राइट 1 to 500 डिजिट 3 इज रिटन हाउ मेनी टाइम्स। तो ये क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा मैंने कहा फ्रैक्शन। जैसे देखो फ्रैक्शन क्या होता है, इसको जल्दी से लिख लो, सिलेबस लिखो बच्चे, पहले सिलेबस तो जानोगे। नहीं, हमेशा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सिलेबस और क्वेश्चन दोनों देखो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या और कितना पढ़ना। लिख लिया बच्चे। अब देखो, मैंने कहा नंबर बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चे, एक फ्रैक्शन आता है। जैसे देखो ना, फ्रैक्शन का ऐसे बताते कि क्या किस तरह के क्वेश्चन, देखो एक दो आता है। जैसे मान लो अगर एक सिंपल सा दिया बच्चा 2/3 और आपसे कहा 4/7, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में आप ग्रेटर फ्रैक्शन बताओ, नहीं आता है, तो बताओ इसमें ग्रेटर कैसे निकालते। तो आप क्या करते हो बच्चा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका भी न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा दिखेगा वही फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा। तो बताओ ये 2 मल्टीपल क्या होगा,
और ये बताओ 3 मल्टीपल 4, अब ये कितना हुआ बच्चा, इट इज 14, और ये क्या हुआ, इट इज 12। अब बताओ 14 इज ग्रेटर देन 12, इट मीन्स क्या हो गया बच्चा, इट मीन्स हो गया 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7। बोलो आई बात समझ में। तो ये फ्रैक्शन में ग्रेटर और लेस करते हैं, ठीक है ना। पर क्या नहीं कि आप जब जब आप एपीएसएसबी या ठीक है कोई सेंट्रल का एग्जाम देते हो, अगर वहां पर फ्रैक्शन का आता है बच्चा, तो आपने फ्रैक्शन का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। अब देखो ना, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे ये छोटा नंबर था, आपने बड़े मजे में किया। जरा देखो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको बनाने की कोशिश करना। जैसे बात समझना बच्चा, जैसे मान लो दिया 14/70, और एक और नंबर ले लें 20/27, ठीक है ना। अब इसमें कहा कि बताओ इसमें, ठीक है, या एक और ले लो, एक और नंबर लिया 19/29, ठीक है ना बच्चा। कहा इस तीनों फ्रैक्शन में, ठीक है, आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में से, ठीक है, लगाओ। तो अब क्या बच्चा, अगर आप क्रॉस करोगे तो बताओ क्या समय ज्यादा लगेगा, बोलो। 14 मल्टीपल 27 होगा, 20 मल्टीपल 17 हो जाएगा, फिर आपको इससे इसको मल्टीपल, यानी 27 मल्टीपल 19 या 29 मल्टीपल 20। मेरी बात समझा। तो आपको इतना करना पड़ेगा। ये बोलो परेशान करेगा कि नहीं करेगा, बोलो ठीक है। अब देख बच्चा, इससे बचने का देखो एक आसान उपाय, क्या करो नहीं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। बताओ 17 और 14 के बीच का डिफरेंस 3, ठीक है बाबू, अब ले लो 3। अब कुछ मत करो ना, 14 मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड कर देना। देखो 14 में अगर 3 से डिवाइड करेगा बच्चा, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स, सो 12, 2 पॉइंट लगाओ 0, ठीक है, 20, सो 6 टाइम्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मतलब 14 में 3 से डिवाइड किया, इट इज 4.6, ठीक है ना। अब इस दोनों का डिफरेंस करो, कितने का डिफरेंस हुआ, 7। कुछ नहीं करना, 20 में 7 से डिवाइड कर देना। तो देखो 20 डिवाइड बाई 7, इट इज 2 टाइम्स 14, फिर पॉइंट दिया 60, इट इज 8 टाइम्स, सो ये हो गया बच्चा 2.8। अब ये बताओ इसका डिफरेंस कितने का है, 19, 29 का बोलो कितने का डिफरेंस, इट इज 10, सो कुछ नहीं करना, 19 में 10 से डिवाइड करेगा, बताओ कितना आएगा, इट इज, ठीक है, 1.9। अब बताओ इस तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा कौन दिख रहा, दैट मीन्स हो गया बच्चा दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इट मीन्स, बोलो ये बात समझ में। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने बस ऐसे बताया बच्चा, ये आपकी शुरुआत नहीं है, जस्ट ऐसे बताया कि एक क्वेश्चन यहां से भी आता आपको फ्रैक्शन, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वहां 4, 3, 4 नहीं, कई ज्यादा होता है। हम जो तरीका से करते हैं उससे करने में बहुत समय लगता है, मेरी बात समझा। इससे क्या होता है कि ये बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो, बोलो आई बात समझ, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैंने बस जस्ट ऐसे बताया आपको। तो ये हो गया फ्रैक्शन का क्वेश्चन बच्चा। एक दो ने सर्ट्स आपने लिखा था, सर्ट्स का क्वेश्चन समझता ना, ये हो गया सर्ट्स अंडर रूट, और इंडिसेस जो पावर, जैसे एक्स का क्यूब, ये इंडिसेस हो गया। आप जैसे यहां पर लिखा एक्स क्यूब रूट, ठीक है, यहां मान लो 4 रूट, ये क्या हो गया बच्चा, इसे आप क्या कहते हो, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो यहां से क्वेश्चन आपको, ठीक है, 2-3 आता है, तो इसका मतलब यहां भी हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस भी बेहतर करेंगे। और उसके बाद क्या गया बच्चा, हमने क्या लिखा था नंबर सिस्टम में, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालो, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन कर लेंगे, मेरी बात समझ रहा। और इतना ज्यादा कर लेना कि फिर कोई क्वेश्चन आपको छूटे ना, मेरी बात समझ रहा। इसलिए हमेशा मैथ पढ़ने का मतलब समझता बच्चा, हमेशा बेसिक तैयार करना। अगर आपने अपने बेसिक को तैयार कर लिया तो इसका मतलब आपका मैथ्स क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मेरी बात समझा। हमेशा बहुत ट्रिक के पीछे मत पड़ना। ट्रिक कब काम आता बच्चा, जब आपको बेसिक आ गया, मेरी बात समझा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम ट्रिक क्या हो गया, ट्रिक लगा ही नहीं सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। ट्रिक लगाना मुश्किल कर देगा, तो हमेशा पहले बेसिक सीखो और उसके बाद आपको ट्रिक भी आ जाएगा, मेरी बात समझ। तो पहले बेसिक हम लोग हमेशा सीखेंगे और उसके बाद उसको और कैसे आसान तरीके से बनाया जा सकता है। क्योंकि मैथ्स बनाने में देखो 2 बातें बच्चा, एक तो चाहिए एक्यूरेसी और दूसरा क्विकली, मेरी बात समझा। ये दोनों, यानी तेज भी बनाना है और गलत भी कम करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। अब आ जाओ बच्चा, देखो तुम्हारे
मैथ्स का दूसरा चैप्टर है, इसे आप कहते हो परसेंटेज। परसेंटेज से भी हमेशा समझना बच्चा, आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा परसेंटेज से, ठीक है ना। परसेंटेज से मैंने क्या किया, हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज में देखो ना, बस ऐसे आपको बता रहे हैं एक, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा, दो नंबर मैंने लिया बच्चा, जैसे मान लो आपने लिया 20 एंड 25, ठीक है ना। अब देखो ना, 20 और 25 को अगर कंपेयर करोगे तो आप, अगर मान लो मेरे पास 20 रुपीज है, इस बच्चे के पास 25 रुपीज है, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे पास इससे कितना कम है, 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज लेस देंगे, और इसके पास मेरे से कितना ज्यादा है, 5 रुपीज मोर है। मेरी बात समझ बच्चा। लेकिन इसी को अगर परसेंटेज टर्म में बताओगे तो वो डिफरेंट हो जाता है। मेरी बात समझा मैंने क्या कहा, इन परसेंटेज टर्म ये डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर समझना बच्चा, अगर मेरे पास पूछा जाए कि मेरे पास इससे कितना परसेंट कम है, या इसके पास मेरे से कितना परसेंट ज्यादा है, दोनों टर्म ना डिफरेंट कर जाएगा। जैसे एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं बस आज के लिए, फिर हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो पूरी बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो ना, जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपीज है, इसके पास 25 रुपीज है, तो आप ये देख लो कि मेरे पास यानी 20 इज हाउ मच लेस परसेंट देन क्या होगा बच्चा, देन 25, यानी 25 से कितना परसेंट कम है। तो देखो सबसे पहले आप क्या कहोगे, कितना लेस है, कितना डिक्रीज है इन रुपीज, तो आप क्या कहोगे, इट इज 5 रुपीज। बोलो बात है समझ बच्चा। अब क्या कहा, लेस परसेंट बता दो, तो देखो कितना रुपया लेस है बच्चा, 5 बाय, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखना कि जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो यहां बताओ बच्चा कंपेयर किससे किया जा रहा है, देखो देन के बाद जो भी नंबर आएगा वो कंपेयर होता है। क्या करा, देन 25, सो 25 क्या हो गया, मेरी बात समझा, कंपेयर कर रहे हो इसलिए बाय 25 मल्टीपल 100। अब देखो 25 से 4 टाइम्स, और ये कितना आ गया बच्चा, इट इज 20%। अब एक और बात समझना बच्चा, कभी भी देखो एक ना एब्सोल्यूट बात बताते हैं, और वो यूनिवर्सल है 100%। देखो कभी भी लेस परसेंट निकालते हो कभी भी, आजा बच्चा, आजा बाबू, आजा बैठ जाओ, बैठ जाओ देख बच्चा, कभी भी लेस परसेंट निकालो, कभी भी डिस्काउंट परसेंट निकालो, कभी भी डिक्रीज परसेंट निकालते हो, तो हमेशा नीचे में ना बच्चा, देखो दो नंबर है, अच्छा लेस इंक्रीज डिक्रीज कब निकालोगे, जब किसी दो नंबर को कंपेयर करो। मेरी बात समझ बच्चा, तो उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा ना वो हमेशा नीचे आएगा। अगर ये नहीं जानना चाहते हो कि किससे कंपेयर किया गया, तब मैंने एब्सोल्युटली बताया कि कभी भी लेस परसेंट डिक्रीज परसेंट आप निकालते हो तो नीचे में क्या डालोगे, हमेशा ग्रेटर अमाउंट। अब ये निकल आया 20%, तो बातें आई समझ में, यानी 20 इज हाउ मच लेस परसेंट देन 25, तो आप क्या कहोगे, 20 इज 20% लेस देन, ठीक है, 25। अब इसी को देखना उल्टा, और देखना परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का ना बच्चा हम लोग ये लिख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 25 इज हाउ मच more percent than 20। अब देखो 25 20 से कितना ज्यादा है, तो फिर से बच्चा बताना, इन एब्सोल्यूट टर्म कितना होगा, इट इज 5। अब देखो इन परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहा है बच्चा, तो पहले 5, अब भाई फिर से बच्चा देखना कंपेयर किससे कर रहे हो, तो बताओ कंपेयर किससे कर रहे हो, 20 से, तो नीचे 20 आएगा। अब एक एब्सोल्यूट बात बताते हैं, कभी भी परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो, परसेंटेज गेन निकाल रहे हो, हमेशा नीचे में कौन आएगा, स्मॉलर अमाउंट। यहां कौन आ रहा था बच्चा, ग्रेटर अमाउंट। बोलो आई बात समझ में। सो 20 नीचे आ गया, मल्टीपल 100, अब ये कितना हो गया, बोलो आई डिफरेंस समझ में देखो, यानी 20 कितना लेस है बच्चा, इट इज 20%, एंड 25 कितना ज्यादा है, तो आपने क्या लिखा है, 25 20 से 25% मोर है। बोलो बात आई समझ में। तो ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज
अगर ये बात तुम समझ गए बच्चा, तो बात समझना आपसे कि आप परसेंटेज वेरी इजी समझ जाओ, क्योंकि ये पहली बात है जो आप कहते हो जिसको बेसिक कहते हो। यही बात हमें समझ में नहीं आता है जल्दी, कि हम समझते हैं कि जितना इंक्रीज है उतना ही डिक्रीज होगा परसेंटेज। ये दोनों देखो डिफरेंस है। मेरी बात समझा बच्चा? अगर इसी को मैं दूसरे वे में लिखूं तुम्हें, तो देखो इसको दूसरे वे में लिखते हैं, तो जरा देखना। जैसे यहां पर देखो लिखा मैंने, देखो 25। अब देखो 20 से कितना परसेंट ज्यादा है बच्चा? और देखो 25 से कितना लेस है? देखो बातें आई समझ में? तो ये दोनों क्या है? इट इज डिफरेंट। बोलो बात आई समझ में? इसी को देखो एक और बात बस इसमें, जैसे मान लो बच्चा, और कुछ भी हमेशा याद रखना बच्चा, मैथ्स में हमेशा ख्याल रखना कि जो तुम्हें नहीं आए इमीडिएट पूछना, नहीं तो फिर क्या होगा, तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि फिर मैथ नहीं आएगा। और ये मत सोचना कि आपको मेरे से कुछ पूछोगे तो मेरे ऊपर क्या असर होगा, नहीं होगा असर। ये मत सोचना कि तुम्हें 2+2 पूछ रहे हो तो लगेगा कि सर क्या सोचेंगे। मैं कुछ भी नहीं सोचता। मेरी बात समझ रहे बच्चा? मैंने नहीं कुछ तो 5,000 बैच पढ़ाया है, मैंने 2011 से पढ़ा रहे। तो लोगों ने पूछते पूछते, ठीक है, अब वो खत्म हो गया। अब ये कि मैं माइंड करूं किसी भी तरीके से। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे समझ में आता है शायद इसमें भी ना आता हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा तुम क्या पूछ रहे हो मेरे से। तुमको जो नहीं आए इमीडिएटली मेरे से पूछना, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, मैं कभी भी जलाऊंगा नहीं। मेरी बात समझा? तो जहां पर भी नहीं आए, जितनी बार नहीं आए, इमीडिएट पूछना। मेरी बात समझ रहा? कुछ ही बस शुरुआत के 2-4 दिन ऐसा लगेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाओगे। चलो आगे ले चले इसको, ठीक है? जैसे देखना बच्चा एक और, जैसे ऐसे मान लो मैंने लिखा 40 and 60। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए बच्चा, तो कंपेयर क्या क्या होगा? तो 40 इज हाउ मच लेस परसेंट देन 60। या दूसरा क्या लिखेगा बच्चा कि 60 इज हाउ मच मोर परसेंट, देखो ये मोर का साइन, ये मैंने बताया लेस का साइन, मोर परसेंट देन 40। अब क्या करेगा बच्चा? देखो 40-60 सबसे पहले कहा लेस, यानी कितना लेस है, तो आप कहोगे 60 - 40 एंड इन एब्सोल्यूट टर्म इट इज 20, बट इन परसेंटेज लेस बराबर क्या होगा बच्चा? 20 बाय, बताओ नीचे में क्या डालोगे, 60 या 40? 60 क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा बच्चा, कभी भी लेस परसेंट हो तो नीचे में क्या डालेगा बच्चा? ग्रेटर अमाउंट। सो इट इज 60 मल्टीपल 100। अब इसे कट लगाओ, इट इज 3 टाइम्स and 100/3, it means 33 whole 1/3%। अब आओ दूसरा में देखो, ठीक है? 60 how much more percent than 40। अब यहां पर बताओ, आपसे पूछा कितना ज्यादा, यानी सॉरी पहले इन एब्सोल्यूट टर्म how much more percent than 40। सो पहले आपने लिखा बच्चा कितना इंक्रीज है, तो आप कहोगे 60 - 40 इट इज 20। अब ये बताओ परसेंटेज इंक्रीज 20 बाय, बताओ इंक्रीज परसेंट हो तो नीचे में क्या डालोगे? ग्रेटर या स्मॉलर अमाउंट? स्मॉलर अमाउंट बाय 40, इट इज मल्टीपल 100। सो 20 से 2 टाइम्स एंड इट इज, बोलो आई बात समझ बच्चा? तो देखो इसी में देखो दो नंबर है, कंपेयर कर रहे हैं। 46, देखो 60 40 से कितना परसेंट ज्यादा? 60 40 से कितना परसेंट ज्यादा बच्चा? 20%। अब देख बच्चा 40 60 से कितना लेस है, तो आप क्या कहोगे? 33 होल 1/3। तो बातें समझ में आ रहा है? इन परसेंटेज टर्म ये दोनों क्या होता है? डिफर होता है। यही गलत करोगे। मेरी बात समझ रहा? अगर इसी को मैं क्वेश्चन में दे दूंगा तो आपने पहले ही आंसर गलत कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा, मेरी बात समझ रहा बच्चा? इसी को देखो मैं क्वेश्चन बना के देखूंगा, जल्दी से ये देख लो, मैं फिर से ये बताता हूं, इसी को क्वेश्चन में तुम्हें बताते हैं और देखो तुम कैसे गलती करोगे। इसलिए हमेशा मैंने कहा बेसिक को संभालना। बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, तकलीफ आपको नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, डिक्रीज होगा ग्रेटर अमाउंट नीचे डालेंगे, इंक्रीज होगा नीचे में स्मॉलर अमाउंट लगाएंगे।
और ये यूनिवर्सल है, कभी गलती नहीं होगी। मेरी बात समझ आना। और कभी यूनिवर्सल होगा तभी मैं बताऊंगा, अगर कहीं पर भी ग्लिच होगा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसे मिटाए। देखो जरा सा, इसी को जरा मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। देखो यही क्वेश्चन है बच्चा, देखना। जैसे मान लो कहा कि मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं। अगर कहा जाए इफ ए हैज 50% more money than बी। देखो क्या कह रहा बच्चा, यदि ए के पास बी से 50% ज्यादा पैसे हो तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चा, देन बी हैज हाउ मच लेस परसेंट देन ए। क्या कहा बच्चा, यदि ए के पास बी से 50% ज्यादा हो तो फिर आपसे क्या पूछा जा रहा, देन बताओ बी के पास ए से कितना परसेंट कम है। और हमेशा याद रखना ऑप्शन में एक 50% भी होगा, पहला ऑप्शन 50% होगा। तो क्या बताओ, अगर ए के पास 50% ज्यादा है तो क्या बी के पास 50% लेस होगा? बोलो। देखो यही बात है, अगर 50 ज्यादा है बच्चा तो इसके पास इतना कम होगा। मेरी बात समझा? अच्छा छोड़ो, चलो आते बनाते। देखो कहा ए के पास बी से इतना कहा 50% ज्यादा है, तो मान लो लेट बी के पास है 100 रुपीज। तो बताओ ए के पास कितना होगा बच्चा? 50 मोर है, यानी जितना आपके पास उससे 50 ज्यादा। तो बताओ इसके पास कितना होगा? कोई इशू? बातें समझ में आया? अगर बी के पास 100, देन ए कितना होगा? 50 मोर, यानी 150। अब क्वेश्चन क्या कर रहा बच्चा, आपसे पूछ रहा कि बताओ भाई साहब बी के पास ए से कितना कम है, कितना परसेंट। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा बच्चा, यानी 150 माइनस 100। तो आप क्या कहोगे बच्चा कि भाई साहब बी के पास ए से, ठीक है ना, 50 रुपया कम। पर आपसे रुपया तो नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा? तो क्या लिखेगी बच्ची, बोलो? लेस परसेंट। ठीक है, तो लेस परसेंट बराबर क्या लिखोगे? 50। अब बताओ, अगर लेस परसेंट, डिक्रीज परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, निकालते हो तो नीचे में क्या डालोगे, ग्रेटर या स्मॉलर? बोलो। अरे अभी तो किया था, लेस परसेंट में ग्रेटर अमाउंट, इंक्रीज में, ठीक है, छोटा वाला अमाउंट। तो देखो जरा सा, बोलो कितना हो गया बच्चा? 100/3 एंड इट इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। तो ए के पास ये क्या आ गया, इधर से जाएगा यार, ये कुछ आ गया क्या? ला सीट, कुछ तो एग्जिट निकलो भाई। अरे अपना पेज ही गायब हो गया, किधर से आएगा भाई पेज, तुम लोग बताओ। अरे क्या निकाल दिया यार, टैबलेट मोड पे चला गया बच्चा। यहाँ, हाँ क्या बात है, बच्चे एकदम सही बताए तुम। गुड। अब इधर क्या आ गया? हाँ गुड। देखो नया बोर्ड है, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या हो रहा है। देख रहे बच्चा, देखो ए 50% ज्यादा है तो बी के पास कितना कम है? 33 होल 1/3। देखो यही बात बोला था। यहां पर भी क्या था बच्चा, इसके पास इससे 50% ज्यादा है तो इसके पास इससे कितना कम है। और तुम क्या बोलो करोगे पता नहीं बच्चा, आपने एग्जाम में जैसे 50 मोड़ दिया ना, आप 50% लेस कर लोगे और पहला ऑप्शन होगा वही, तो वहां पर क्या होगा, गलती हो जाए। तो बातों को समझ में आया? तो बस मैंने कहा परसेंटेज में ये बातें आती है बच्चा। अब आ जाओ, आप देखो अगला जो चैप्टर है तुम्हारा वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है ना बाबू, मार के चलना यहां से। 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है बच्चा, अभी मैं बस ऐसे बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा नहीं रहे। देखो ये शुरुआत कहां से होती है। अच्छा मान लो तुम दुकानदार हो बच्चा, ठीक है ना, आप एक दुकानदार हो, तो ये मान लो ये कलम आपने खरीदा, मेरी बात समझा ना, ठीक है, आपने इसे खरीदा, तो खरीदा तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपने 100 रुपीज में खरीदा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या मान लो आप एक कंपनी वाले हो, आप इस कलम को बनाते हो, मेरी बात समझा, तो कलम को बनाते हो तो यही हो गया कॉस्ट प्राइस, आपका इसमें कितना कॉस्ट लगा, तो मान लो लेट मी ये है 100 रुपीज। अब ये बताओ बच्चा, देखो सीपी ये हो गया 100 रुपीज। अब ये मुझे बताओ कि तुमने ये कलम खरीदा या आपने इसे कलम को मैन्युफैक्चर किया 100 रुपया में, तो क्या इसे 100 रुपये में बेचोगे, नहीं ना, इसके ऊपर कोई ना कोई मार्क लगाओगे, मेरी बात समझा बच्चा, इसके ऊपर जो भी आप कीमत लगाओगे वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मेरी बात समझा, जैसे 100 रुपए का पेन आपने खरीदा, आपने इसके ऊपर कोई कोई ठीक है प्राइस लगाया, टैग लगाया, मेरी बात समझा, वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मान लो आपने बच्चा, मान लो इस पे आपने 120 रुपया लगाया, 120 रुपीज, तो ये क्या कहला, इट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। बच्चा एक नहीं यहाँ पर ध्यान रखना, एक और वर्ड आता है, इसे आप कहते हो मार्क्ड अप। क्या कहते हैं बच्चा, मार्क्ड अप। मार्क्ड अप का मतलब क्या होता है बस समझना, मार्क्ड अप का सिंपल मतलब हुआ कि मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर परसेंट देन इट्स सीपी। अगर तुमसे पूछा जाए बच्चा कि 100 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा बच्चा, सो मार्कअप कितना हुआ बच्चा, इट इज 20%। बोलो बात आई समझ में, जितना कीमत ज्यादा लिखते, जैसे मान लो यहां पर लिखते 150, तो सिंपल देखना बच्चा कि 150 100 से कितना ज्यादा है, सो इट इज 50%, सो मार्कअप इज 50%। मेरी बात समझा ना, मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर परसेंट देन इट्स सीपी। मेरी बात समझा। अब आओ बच्चा, मान लो इस कलम के ऊपर आपने 120 रुपया लिखा है, ठीक है, जैसे मान लो एक ग्राहक आया, तो आप कहते हो ना भैया कुछ डिस्काउंट दोगे, अरे बोलते हो ना कुछ डिस्काउंट दो, मान लो लेट बी कि 10% का एक डिस्काउंट दिया गया, तो मुझे बताओ डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाएगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर, ऑलवेज मार्क प्राइस पे। इस पे बच्चा डिस्काउंट दे देंगे बेटा, तब तो तुम घाटे में चले जाओगे, तो ऑलवेज याद रखना, डिस्काउंट ऑलवेज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। मान लो लेट मी कि आपने बच्चा 10% 10% का एक डिस्काउंट दिया, 10%, किसका दिया 10% बच्चा, 120 का। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ 120 का 10% कितना होगा, तो हाँ आप क्या कहोगे, इट इज इक्वल टू 12 रुपीज। यानी आपने 120 पे 10% डिस्काउंट दिया एंड इट इज इक्वल टू 12 रुपीज, तो देखो आपने 12 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे पहली बात ध्यान से सुना ने, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। अब दूसरी बात समझना बच्चा, 120 120 में तुमने 12 रुपए डिस्काउंट दिया, तो बताओ आपने दुकानदार अगर आप हो तो आपने इसे कितने में बेचा, अरे माइनस करोगे, 120 माइनस 12 एंड इट इज इक्वल टू 108 रुपये। अब ये बताओ तुमने 108 108 में क्या किया, उससे बेचा, और ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड योर सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस, मेरी बात समझा, तो समझ में आ रहा है बच्चा कि जैसे आपने मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया तो आपको क्या मिला, सेलिंग प्राइस। अब बताओ कि तुमने 100 रुपीज के सामान को कितने में बेचा, 108 में, तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 8 रुपीज मीन्स यू अर्न 8% प्रॉफिट। बोलो बात आई समझ बच्चा, ये पूरे सीप जो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो ना, ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रक्स है। अगर ये समझ गए
तो प्रॉफिट एंड लॉस समझना बहुत इजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी बात समझ रहे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस में इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप समझ गए हो सीपी, आप समझ गए मार्क अप, आप समझ गए मार्क प्राइस, आप समझ गए डिस्काउंट, और आप समझ गए हो सेलिंग प्राइस। इनके बीच क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब अब आपको तकलीफ नहीं होने वाली। बोलो बात समझ में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे बच्चा तो वहां पर इससे सवाल करें, ठीक है। अभी बस जानकारी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में इन बातों को हमें पढ़ना है। अब आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आता है बच्चा आपको एक जो चैप्टर आएगा उसे तुम कहते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। मान के चलना यहां से 2 क्वेश्चन लगभग आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, जिसमें आपने देखा होगा कि ए रेशियो बी कुछ ऐसे दिया जाता है, मान लो ए बी सी दिया जाता है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यहां से मान के चलना 2 क्वेश्चन लगभग आपको रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो चैप्टर आता है, इसे कहते हो टाइम एंड वर्क, और इसी के साथ एक एसोसिएट चैप्टर आता है बच्चा, जैसे आप कहते हो पाइप एंड सिस्टर्न। यहां से भी मान के चलना कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर, इस चैप्टर से आपके यहाँ ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से। और इसी का मैंने क्या कहा, एसोसिएट चैप्टर है बच्चा पाइप एंड सिस्टर्न। अब देखो बस थोड़े से बता देते टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ना है, और देखो क्या समझना। टाइम एंड वर्क के बाद क्या लिखा बच्चा, पाइप एंड सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब समझता बच्चा, टैंक जिसको कहते हो, टंकी। आपके घर में टंकी होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। और आपके यहाँ मोटर भी लगा होगा जिसको आपको तो पाइप, तो यही हुआ पाइप एंड सिस्टर्न इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, देखो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके का दिया जाता है, जरा से बस खाली प्रीव्यू देते, ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क से होता है ना बच्चा, जैसे मान लो ना, देखो टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन देता है। मान लो कहा बच्चा कि मान लो आप और आपके दोस्त, आपका नाम मान लो लेट बी ए है और आपका दोस्त का नाम मान लो बी है। मान लो बच्चा कि आपको ने मान लो मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हो, कितने क्वेश्चन बना रहे हो, लेट बी 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आप मान लो ए हो, आप 10 दिन में इस 30 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, और आपका दोस्त 15 दिन में 30 क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप और आपका दोस्त, मान लो आपको 30 क्वेश्चन बनाने के दिया गया मैथ्स का, तुमने उसे 10 दिन में सॉल्व किया, आपके दोस्त ने उसे 15 दिन में सॉल्व किया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तुम या तुम्हारे दोस्त, बोलो। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताना, चलो तुम 30 क्वेश्चन बनाने में कितने दिन ले रहे हो, 10 दिन। तो तुम मुझे बताओ बच्चा कि आप पर डे कितने क्वेश्चन बनाता होगा, 3 क्वेश्चन, 30/10 नहीं, तभी ना 3 क्वेश्चन पर डे, तभी तो 30 होगा। अब तुम्हारा दोस्त 30 क्वेश्चन बनाने में कितना दिन ले रहा है बच्चा, इन 15 डेज, तो बताओ वो पर डे कितना क्वेश्चन बनाता होगा, अरे 30/15, सो पर डे 2 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ बच्चा कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ए या बी, ए, कैसे बताया, नहीं बी नहीं हुआ बेटा, ए क्यों हुआ बताओ। देखो ना, तुम 3 क्वेश्चन एक दिन में बना लेते हो और ये एक दिन में 2 ही बना पाता है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ, तुम हुआ ना। अरे मैं मान लो आप एक दिन में 3 क्वेश्चन बनाए, ये 2 ही बना पा रहा, तो इसका मतलब यू आर मोर एफिशिएंट देन। मेरी बात समझा, तो ये बताता पर डे वर्क बता, ठीक है। ये जो पर डे वर्क है बच्चा, ये आपकी एफिशिएंसी बनाता है। मेरी बात समझा, तो आप 3 क्वेश्चन, अच्छा ये मान लो 3 क्वेश्चन की जगह पे ना मान लो मैथ का क्वेश्चन है और मैथ ही डाल दिया, तो शायद तुम पजल हो गए, लगा करे भाई ये क्या हो गया। मान लो लेट मी हटाओ, 30 क्वेश्चन की जगह पे ना बच्चा तुम लिख लो 30 ट्वाइस बनाना, ठीक है। ए कोई व्यक्ति है, वर्कर है, और बी दूसरा वर्कर है। ए 30 ट्वाइस बनाने में 10 डेज लेता है और बी
30 ट्वाइस बनाने में 15 डेज लेता है, तो इसका मतलब समझ में आया ना बच्चा, ए पर डे कितना ट्वाइस बनाएगा, 3 ट्वाइस, और बी पर डे कितना बनाएगा, 2 ट्वाइस। अच्छा अब बताओ, अगर कहा जाए कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करें, इफ दे वर्क टुगेदर देन होल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज। तो तुम मुझे बताओ बच्चा, एक दिन में अगर दोनों बनाएगा तो एक दिन में कितना वर्क होने लगेगा। आप बनाओगे 3, ठीक है, 3 ट्वाइस, आपका दोस्त बनाएगा 2 ट्वाइस, तो एक दिन में कितने ट्वाइस बनने लगे, 5 ट्वाइस। तो बताओ एट द रेट ऑफ 5, 30 ट्वाइस बनाने में दोनों मिलकर कितना समय लेगा। तो आप क्या कहोगे 30/5 एंड इट इज 6 days। बोलो आई बात समझ, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब बच्चा बात समझ रहा है, ए 10 डेज में 30 ट्वाइस, बी 15 डेज में 30 ट्वाइस, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो आपने ये निकाला और आपने आंसर क्या किया, ठीक है ना। अब बेटा आप समझना कि क्वेश्चन में तुम्हें इतनी बातें नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, तो अब तेरे पास ये नहीं होगा, ठीक, जैसे 30 लिखा था ना, ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन समझना, देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा और फिर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा बच्चा, देखो फिर से समझना, क्वेश्चन कहा ए कैन डू ए वर्क, फिर लिख लेना बातें को, आज समझ में आए ना। देखो ए कैन डू ए वर्क in 10 days and B can do this work, देखो क्या नहीं रहेगा, in 15 days if they work together, क्या पूछा जा रहा है बच्चा, then whole work is done in how many days। अब बच्चा बात समझना, देखो क्वेश्चन वही है, सिंपल सी बात है, बस इस क्वेश्चन में क्या नहीं है तुम्हारे पास बच्चा, जो तुमने वहां पर वर्क कितना लिखा था 30 यूनिट, 30 ट्वाइस, यहां पर ये नहीं, देखो क्या करा, ए किसी कार्य को 10 डेज में, बी उसी कार्य को इन 15 डेज, देन इफ दे वर्क टुगेदर द होल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज। अगर पूरा वर्क समाप्त करना हो तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो तुम देख रहा बच्चा, डेज है, डेज है, तेरे पास क्या नहीं है, वर्क नहीं है। तो अब बच्चा बात समझना कि आप वर्क कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, देखो ए कितने दिन दिया, बी आपके पास क्या नहीं है, वर्क, कुछ नहीं करना बच्चा, वर्क के लिए ना इस दोनों का ना एलसीएम ले लेना, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डेज। अब बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 और 15 का एलसीएम होगा बच्चा, छोटी, बोलो ये बात समझ में। तो अब तेरे पास वर्क आ गया, अब तुम इसे बना सकते हो, जो यहां पर तुमने यहां पर बनाया था बच्चा, अब यही काम कर सकते हो कि देखो ए 10 डेज में 30 यूनिट 30 ट्वाइस, बी 15 डेज में 30 ट्वाइस, सो पर डे ये कितना करेगा बच्चा 3 और 2, और जब आप इससे जोड़ते हो 30/5 एंड इट इज इक्वल टू 6 days। सो इफ दे वर्क टुगेदर द होल वर्क डन इन 6 days, जस्ट 6 days। बोलो आई बात समझ में। तो यहां पर बातें समझ में आई, यहां पर यह भी समझ में आया बच्चा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखो तुम इसको देख के बता सकते हो बच्चा कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा। एक उस कार्य को करने में 10 डेज, बी 15 डेज ले रहा, तो बताओ जो कम समय लेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसलिए हमेशा याद रखना बच्चा, एफिशिएंसी टाइम का ठीक इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, जो ज्यादा समय लेगा वो लेस एफिशिएंट होगा, जो कम समय लेगा वो क्या होगा बच्चा, मोर एफिशिएंट होगा। तो देखो 10 डेज इट मींस ये पर्सन ज्यादा एफिशिएंट है, ये 15 डेज ले रहा, ये कम एफिशिएंट है, और देखो यहां पर ये दिखा रहा, ए पर डे 3 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट, बी पर डे 2 यूनिट, सो ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। बोलो आई बात समझ में। तो ये सब कुछ बता देता, तो इसी को आप क्या कहते हो, टाइम एंड वर्क।
और ये इसका बेसिक है। यही एक क्वेश्चन मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन फिर लेके आए और पहला क्वेश्चन यही होगा। और कहीं पर भी हम किसी और क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर वहां डिफिकल्ट होगा तो फिर से लेके ये आएंगे। और मैंने क्या कहा बच्चा, ये समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? अब इसी में देखो अगला लेके चलते बच्चा, जैसे एक पाइप एंड सिस्टम लिखा था, देखो पाइप और सिस्टम भी सेम क्वेश्चन है। जैसे समझना, मान लो आपके घर में बच्चा 2 मोटर लगा हुआ है। एक मोटर आपके टंकी को 10 मिनट में 10 मिनट्स में, और दूसरा उसी आपके टंकी को कितने मिनट में भरता है 15 मिनट्स में। मान लो लेट बी कि आपके टंकी का यूनिट मान लो 30 लीटर का आपका टैंक है। तो कह रहा कि इफ दे ओपन सिमल्टेनियसली देन सिस्टर्न इज फिल्ड इन हाउ मच टाइम। मेरी बात समझा बच्चा? फिर से वही बात हो गया, 30 लीटर, ए 10 मिनट्स में, बी 15 मिनट्स में बच्चा। तो बताओ अगर तुम्हारा एक पाइप, तुम्हारा घर का मोटर अगर 10 मिनट्स में 30 लीटर डालता है तो पर मिनट कितना डालता होगा बच्चा? 30/10 3 लीटर, और ये कितना डालेगा? और अब बताओ दोनों मिलकर 30/5 एंड योर आंसर इज 6 मिनट्स। बोलो बात आई समझ बच्चा? तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, बस वहां व्यक्ति था और यहाँ क्या है, पाइप है। मेरी बात समझ? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पर भी इस बात समझना बच्चा, ये 30 आपके पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम, और ये 30 आएगा और फिर हम इसे बना लेंगे। तो ये पाइप एंड सिस्टर्न वाला क्वेश्चन हुआ बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टर्न में मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन था बच्चा। एक बस बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसका देखो लिखा था टाइम एंड वर्क का, क्या लिखा था, ये एक एसोसिएट एक चैप्टर है, सेम चैप्टर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस वहां व्यक्ति की जगह पे यहां पर क्या आ गया, पाइप आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो नेक्स्ट चैप्टर का नाम देखो, देखो एक नेक्स्ट चैप्टर है बच्चा, इसे का तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना? जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में हमेशा याद रखना बच्चा, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएगा आपको, 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहां से दिया जाता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। देखो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में कौन से क्वेश्चन आएगा बच्चा? कई बार आपने देखा होगा ट्रेन का क्वेश्चन, नहीं, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर सकती है अगर उसकी स्पीड दिया जाए। बोलो बात आ रही समझ में? तो ये ट्रेन का क्वेश्चन आता है। इसी के साथ कभी कई बार कार का या बस का एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसी का एक एसोसिएट चैप्टर है बच्चा, जिसको आप कहते हो बोट एंड, क्या कहते हैं बच्चा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा और, पर है नहीं कुछ बच्चा। देखो ना, एक बस इतनी बात खाली समझना, बोट और स्ट्रीम में देखो एक नदी है, अब बताओ इसमें स्ट्रीम होगा नहीं, अगर पानी होगा तो उसमें धारा होगी, स्ट्रीम, ठीक है। अब स्ट्रीम होगा बच्चा तो क्या उसकी स्पीड होगी, कुछ तो स्पीड होगी। तुम बताओ एक नदी में तुम जा रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम स्ट्रीम के साथ जाओ और एक बार स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाओ, तो तुम मुझे बताओ किसमें आपकी स्पीड ज्यादा होगी, स्ट्रीम के साथ या अगेंस्ट द स्ट्रीम? स्ट्रीम के साथ, सिंपल बात बच्चा। जैसे मान लो ना बच्चा, देखो ना, मान लो ये आपका बोट है और आपकी स्पीड है बच्चा, आपके बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर, और ये मान लो ये रिवर में ये स्ट्रीम है, और ये स्ट्रीम ये मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चा? अगर आप अलोंग, जैसे जैसे आप जा रहे हो तो अलोंग स्ट्रीम जा रहे हो, अब बच्चा बात समझ में, तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी आपकी स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 10 + 4 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा बात समझना बाबू,
इसको कौन सा, ये जो 14 किलोमीटर पर आवर आया, इसको आप क्या कहते हो, इसको तुम कहता बच्चा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ, डाउन स्ट्रीम। मेरी बात समझा। अब मान लो आपने नदी पे यहां पर आ गया, तो अब वापस जाओगे, तो वापस जाओगे तो देखो ये आपकी नाव है और स्ट्रीम कैसे है, इस तरह से। तो अब क्या हो गया, तो एंगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया, और एंगेंस्ट द स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, अप स्ट्रीम कहा जाता है। अब बताओ, जैसे देखो ये आपकी चाल यानी आपके बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, और ये कितना होगा बच्चा 6 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो गया था 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। बोलो आई बात समझ में। और अगर सच्चाई है कि इतनी बात अगर आपने समझ लिया तो बोट और स्ट्रीम बनाना आसान है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझा। तो बस इतनी ही बात को समझना कि भैया अगर आप गए स्ट्रीम के साथ तो वापस हमेशा एंगेंस्ट द स्ट्रीम आओगे, अगर आप गए एंगेंस्ट द स्ट्रीम तो वापस कैसे लाओगे, हमेशा अलोंग स्ट्रीम आओगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये बातें यही बोट और स्ट्रीम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और यहां से हाँ आपके यहाँ ढेर सारा बेहतर क्वेश्चन आता है, और मैं बता दिखाऊंगा तुम्हें एक बेहतर क्वेश्चन को कैसे बड़ी इजी की तरह, ठीक है ना, इजी मेथड से हम लोग बना ले। यहां पर देखना, अब आओ जो बच्चा नेक्स्ट देखो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दो क्वेश्चन लगभग रखना, यहां से भी आने की संभावना रहती है, सीआई और एसआई। सीआई और एसआई समझता बच्चा, एक हुआ सिंपल इंटरेस्ट, एक को क्या कहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता पता है, ऑलवेज गिव्स ऑन प्रिंसिपल मनी। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी जो प्रिंसिपल मनी है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा अगर कहीं अगर फॉर्मूला सबसे ज्यादा हो बच्चा, तो आपको पता होगा फॉर्मूला सबसे ज्यादा कहां मिलता है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो बात आई समझ में। अब ये मैं तुम्हें बता रहे बच्चा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक भी फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक भी फॉर्मूला के ऊपर बनाएंगे विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, यानी इन परसेंटेज मेथड। जब मैं तुम्हें परसेंटेज बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड के ऊपर आप कोई भी सीआई बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। इट वेरी इजी विदाउट, ठीक है, फॉर्मूला। मेरी बात समझ रहे बच्चा। ये मैंने क्या कहा, बगैर फॉर्मूला आप सारे के सारे सवाल निकाल लोगे, क्योंकि यहां पर ढेर सारा फॉर्मूला होता है। हाँ फॉर्मूला हटेगा बच्चा तो कैलकुलेशन तो मिलेगा मिलेगा। मेरी बात समझा, क्योंकि मैथ्स बना रहे हो, और मैथ्स का मतलब क्या होता है कैलकुलेशन। मेरी बात समझा। तो कैलकुलेशन ये नहीं हो सकता बेटा कि कैलकुलेशन में कहूंगा कि कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, कैलकुलेशन तो मिलेगा। और कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें कुछ बातों को करना भी पड़ेगा। मेरी बात समझा। क्या करोगे कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, बोलो। सबसे पहला स्टेप 30 तक का टेबल याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 समझ रहे हैं, 30 तक का टेबल। क्योंकि तुम एसएसबी यानी इधर वाले देने वालों, यहाँ मैथ्स अच्छा मिलेगा तुम्हें, सी सेट नहीं दे रहे हो बच्चा, वहां थोड़ा आसान देता है। इसके लिए तुम्हें 30 तक का टेबल, हाँ अगर तुम पूछो कि इसका कोई उपाय है तो इसका कोई उपाय नहीं। मेरी बात समझा बच्चा। ये मैं भी कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें खुद से याद करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा याद होगा उतने तेज बनेगा और एक्यूरेसी भी आपकी रहेगी। मेरी बात समझा, क्विकली एक्यूरेसी दोनों रहेगा। आप ठीक है स्पीड के साथ करोगे और गलती भी नहीं करोगे। तो बताओ 30 तक का टेबल याद करना कौन सा बड़ी बात है, नहीं आप लिख के आज ही जाओगे ना, तो हमेशा आप जो स्टडी टेबल है उसके सामने क्या करना, 30 तक का टेबल लिख के रख लेना, और हमेशा जब भी मैथ्स बनाओ उस टेबल को देखो और मैथ्स बनाओ। नहीं या घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, नहीं है, अरे है छोटा बच्चा, उसको ना पीटो पहले, पूछो उससे 15 मल्टीपल 7 क्या होता है, और कोरे नालायक तुमको याद नहीं है, तो इससे क्या होगा तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो जो भी करना बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा क्या करना, तुम्हें ये करना होगा। 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 15 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। नहीं करोगे नहीं बातें बनेंगी, बस इतनी बातें करनी पड़ेगी। हाँ 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, इसके बाद का सारे स्क्वायर मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं ठीक है,
एंड मैंने क्या कहा, वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से मैं 30 तक के, 30 से ऊपर वाला सारे स्क्वायर को बता दूं, वेरी इजी कर लो। पर 30 तक तो याद रखना पड़ेगा ना, इसका कोई उपाय नहीं बच्चा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरी बात समझा, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये याद रखना। तो मैंने कहा देखो सीआई और एसआई आएगा, थोड़े कैलकुलेशन मिलेगा वहां पर, ठीक है, लेकिन आप बगैर फॉर्मूला का बना लोगे और वेरी इजी मेथड से बना लोगे, ठीक है ना। तो सीआई और एसआई का क्वेश्चन आपको 2 मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जा बच्चा। एक आता है जिससे आपका तो एज एंड एवरेज, एज और एवरेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और यहां से भी मान के चलना 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास एज और एवरेज से आएगा। बोलो बात आई समझ में बच्चा, एज और एवरेज से लगभग कितने क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। एक ऐसे तुम्हें बताते हैं बच्चा, देखो ना, अगर एवरेज निकालना हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 10, 12, 14, 16, 18, अगर मैंने तुम्हें कहा बच्चा कि ये एक सीरीज है, एक अर्थमेटिक सीरीज है, और आपको ये पता होगा कि ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है, अगर इसका एवरेज पूछा जाए तो कैसे निकालो, नहीं, अगर निकालने का तरीका हमें पता हो तो आप कहते हो कि एवरेज बराबर क्या होता है बच्चा, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय क्या कहते हो, नंबर ऑफ टर्म्स, सबको जोड़ो और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 एंड 5, आप डिवाइड करो। लेकिन आज तुम्हें बता रहे बच्चा एवरेज का मतलब क्या होता है, पर ध्यान रखना कि ये एक सीरीज होना चाहिए। सीरीज का मतलब है बच्चा, 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो इक्वल होना चाहिए। यहां पर बताओ 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है, ठीक है। तो आप यहां पर कर सकते हो। अब बताना एवरेज बराबर होता है बच्चा मिडिल टर्म। मुझे बताओ जो नंबर तुम देख रहे हो इसका मिडिल टर्म कौन सा है, बोलो, इस नंबर में मिडिल वाला कौन सा नंबर है, बस 14 इज द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। मेरी बात समझे बच्चा। अब यही नहीं, अब देखो ना 14 आया ना, एक निकाला ना, एवरेज बराबर में लिखा मिडिल टर्म, एवरेज बराबर ना बच्चा ये भी होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। फर्स्ट टर्म देखो क्रोस्पॉन्डिंग 2 टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, जरा करो तो 10 प्लस 18 बाय 2 एंड इट इज ऑल्सो, ठीक है। अब एक और है बच्चा सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म, जरा करो 12 प्लस 16 बाय 2 एंड इट इज ऑल्सो, बोलो बात समझ में। तो एवरेज का मतलब सिर्फ मिडिल टर्म ही नहीं हुआ, कोई भी 2 क्रोस्पॉन्डिंग टर्म बच्चा, ठीक है, किसी भी 2 क्रोस्पॉन्डिंग टर्म को लो और आप एवरेज निकाल सकते हो, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, हाँ, पर क्रोस्पॉन्डिंग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा कि यहां से फर्स्ट ले लिया इधर से सेकेंड ले लिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बातें समझ रहा, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ, कोई भी हो आप निकाल सकते हो, मेरी बात समझा। और ये कोई भी तरीका आप, ठीक है, कहीं भी कर सकते हो, फुल प्रूफ है, कभी गलती नहीं होगी। या तो मिडिल टर्म ले लो या कोई 2 कोरोस्पॉन्डिंग टर्म ले लो, ये आपको क्या बताएगा, एवरेज बताता है। बोलो आई बात समझ में। जैसे जैसे सिंपल बात समझना बच्चा, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आप ना नेचुरल नंबर लिखो अप टू 100, तो 1 2 3 से लेकर कहां तक लिखा बच्चा, 100 तक। अब आपसे कहा कि बताओ अगर नेचुरल नंबर 1 to 100 आप लिख रहे हो तो इसका एवरेज बताओ, नहीं कहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, क्या करोगे, चलेगा बच्चा, कैसे, मुझे बताओ क्या करोगे। एवरेज बराबर क्या बताया था, कोई भी 2 कोरोस्पॉन्डिंग टर्म, या तो मिडिल टर्म आ जाए या कोई कोरोस्पॉन्डिंग टर्म आ जाए। तो देखना बच्चा ये 99 होगा या 98 होगा, कोई भी 2 कोरोस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट एंड लास्ट या सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, कोई भी एक करना, ठीक है, जो आपको दिख जाए। तो देखो ना पहला लास्ट लिया, सो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 एंड योर आंसर इज 50. ठीक है 5। देखना बच्चा करना सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट करने की जरूरत नहीं है, पर ये पता तो होना चाहिए कि इससे भी निकलेगा। देखो जरा करो,
देखो जरा करना, थर्ड एंड थर्ड लॉ, बोलो कितना होगा, 3 + 98, बोलो, आई बात समझ? तो कोई भी दो कोरोस्पॉन्डिंग टर्म ले लो, हाँ बस कोरोस्पॉन्डिंग लेना बच्चा। फर्स्ट लिया तो इधर से लास्ट लेंगे, सेकेंड लिया तो इधर से भी सेकेंड लेंगे लास्ट, उधर से थर्ड लिया तो इधर से क्या लेगा बच्चा, थर्ड लास्ट लेगा। मेरी बात समझा? ये एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ले सकते हो। अगर मिडिल टर्म दिख जाए तो डायरेक्ट मिडिल टर्म होगा, और अगर मिडिल टर्म नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ले सकते हो, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड, सेकेंड लास्ट, थर्ड, थर्ड लास्ट, एंड कोई भी, सब में आंसर क्या होगा बच्चा। अब आ जाओ बच्चा, देखो देखो एक तुम मुझे बताना इसका एवरेज 10, 12, 14, 16, 18, 20, जरा इसका बताओ क्या एवरेज होगा। बोलो, मिडिल टर्म ले ले बच्चा, नहीं मिडिल मिला कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ले लो, इतनी तो बताए कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म। हाँ क्या लिया, किसको लिया बच्चा, 10, 20, ठीक है ना। और यहां पर भी देखना मिडिल टर्म यहां मिलेगा तुम्हें, बताओ 14 और 16 के मिडिल में कौन आएगा, दैट वन इज योर आंसर 15। या इस दोनों को भी करेगा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत कहानियां सुनाई, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सबको करो ना, सब में आएगा 15। आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करना, खुद ही घर पे जाना, देखो चेक करना। देखो 10 + 20 by 2 it is 15, 12 + 18 30 by 2 it is 15, 14 + 16 it is 30 by 2 it is also 15। तो बातें समझ रहे बच्चा, तो बस खाली बातों को समझना, अपने आप आपको निकल जाएगा। कैसा कुछ सीरीज दिया है इससे कोई फर्क नहीं, पर सीरीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, सीरीज होनी चाहिए। और सीरीज का मतलब समझाने, दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, तब आप कहीं भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ इक्वल नहीं हुआ तो बुरी मत करना इसे, मेरी बात समझा ना। अगर ये सीरीज हो तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, देखो 10 लिखा, 12 लिखा, 15 लिख दिया, फिर 17 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया, क्या यहां करोगे ऐसा, क्या दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो ज्यादा, तो इस पे नहीं लगेगा बल, किस पे लगेगा, दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। उसी को तुम्हें अलग नाम में कहते बच्चा अर्थमेटिक सीरीज। तो अभी तुम्हें ज्यादा नाम नहीं बताते ताकि तुम घबरा ना जाओ, परेशान ना हो जाओ, पता नहीं कहां से अर्थमेटिक सीरीज आ गई। इसी को आप अर्थमेटिक सीरीज कहते हो, क्या कहते हैं बच्चा, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, ये अर्थमेटिक सीरीज। सो देखो एवरेज का बस मैंने बताया, रहने दो, आगे चल के इस पे बताएंगे आपको। एक जो आता बच्चे लास्ट लिखना एलिगेशन, एलिगेशन 1 से 2 क्वेश्चन लगभग रखना आपको एलिगेशन से मिलेगा। एलिगेशन का मतलब समझता बच्चा, बोलो एलिगेशन का मतलब समझते हो, किसी भी ना दो तरह की चीजों को ना मिक्स करना। जैसे मान लो आप दुकानदार हो, आपने क्या किया, मान लो बच्चा एक वन टाइप ऑफ राइस आपने 20 रुपया पर केजी खरीदा और दूसरा 30 रुपये पर केजी खरीदा, तो जब आप इसे मिक्स करोगे तो फिर क्या मिलेगा, एक आपको मिक्सर मिलता है, ठीक है, और इसकी कुछ कीमत होगी, यही क्या कहलाता है, रूल ऑफ एलिगेशन कहलाता है। मेरी बात समझा, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, रूल ऑफ एलिगेशन। तो जब एलिगेशन आएंगे तो वहां पर ये बातों को बताएंगे, ठीक है, कि मिक्सर वाले क्वेश्चन को आप क्या कहते हो, एलिगेशन का कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहां से भी मान के चलना बच्चा, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, जिसे आप कहते हो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या मिलता है बच्चा, एरिया एंड वॉल्यूम। यहां से 3-4 क्वेश्चन लगभग मान के चलना आने की संभावना रहती है, ठीक है बच्चा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया और वॉल्यूम जो मेंसुरेशन तुमने लिखा बच्चा, सबसे ज्यादा अगर फॉर्मूला कहीं होगा पूरे अर्थमेटिक में तो कहां मिलेगा, यही मिलेगा। मेरी बात समझे बच्चा,
जैसे ये देखो कमरा कैसा है जहां बैठे हो, फर्श कैसा है, कमरा कैसा है, मेरी बात समझा। जैसे फर्श रेक्टेंगुलर है, कमरा कैसा है, क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, फर्श का एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ ढेर सारा फॉर्मूला है, लेकिन अगर इनको अगर आप एक दूसरे से जोड़ लेते हो कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो ये काम क्या होगा बच्चा, आसान हो जाएगा। मेरी बात समझा। अच्छा एरिया बताओ कितने डायमेंशन होता है, जो फर्श है, ये जो फ्लोर है बच्चा, इसमें कितने डायमेंशन है, अरे लेंथ एंड ब्रेथ। और इस कमरे में कितने डायमेंशन है, 3, लेंथ, ब्रेथ एंड दैट वन इज हाइट। तो ये 2D हो गया बच्चा, जहां 2 डायमेंशन हो। और ये क्या हो गया बच्चा, दैट वन इज कॉल्ड 3D। नहीं मूवी देखते हो, खूब मूवी देखते हो 2D 3D मूवी देखे हो, हाँ है ना, 3D मूवी नहीं देखा। अच्छा 3D मूवी में बच्चा एक गहराई होती है, उसमें लगेगा जैसे कोई बॉल फेंक रहा तो आपके ऊपर फेंका जा रहा। और 2D में क्या होता है, सपाट रहता। ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होगा। अब इस दोनों में समझना क्या रिलेशन है, मेरी बात समझा। अब देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बच्चा, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीपल हाइट। जब आप एरिया, बेस के एरिया में हाइट से मल्टीपल करोगे तो तुम्हें क्या मिलता है, मेरी बात समझा बच्चा। जैसे ये क्यूबाइड शेप, कोई मतलब नहीं कि किस शेप का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमसे पूछा जाए इसका वॉल्यूम बताओ, क्या करोगे, इसके एरिया में, फर्श के एरिया में किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, देन यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। मेरी बात समझ, कोई भी चाहे प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, सब जगह ये लगेगा। और ये बात जान गया तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मेरी बात समझा। तो क्या होगा, आपको ढेर सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से निकाल लो। एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। मेरी बात समझा बच्चा। तो कोई फिगर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी फिगर का, ठीक है, आप निकाल सकते हो। तो एरिया मल्टीपल क्या होता है बच्चा, हाइट, ठीक है। और यहां से ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहीं से रिलेटेड जब आप मेंसुरेशन पढ़ेगा ना बच्चा, तो यहीं से रिलेटेड ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, यहीं से आएगा। अगर ये पढ़ लोगे तो आधी ज्योमेट्री तो यहीं से आ जाएगा। और आपके यहाँ जितना पूछा जाता है ज्योमेट्री यहीं से मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन, या हो सकता है और भी ज्यादा पूछ दे, ठीक है, 3-4-5 क्वेश्चन पूछ दे, पर क्वेश्चन नंबर ऑफ यहाँ से ठीक ठाक आएगा आपको। अब आ जाओ बच्चा, एक आता देखो तुम्हारे में, अगर आपने देखा होगा कभी अपने, ठीक है, अपने सिलेबस को, तो आपको नेक्स्ट सिलेबस में दिखता होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या था बाबू, DI। देखो DI कितना परेशान करता है, तुम देखोगे तुम्हें लगेगा बड़ा परेशान करेगा DI, डाटा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। पर DI क्या है बच्चा, अगर तुम्हारा परसेंटेज बेहतर है, अगर आपने परसेंटेज को पढ़ लिया है, तो DI क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे देखो एक DI बस तुम्हें मैं बताता हूं, DI देखो ऐसा होता बच्चा, मान लो लेट कि आपके यहाँ मान लो कोई एक साइकिल कंपनी है, मान लो हीरो साइकिल बनाती है, या बाइसिकल या मोटरसाइकिल बनाती है, ठीक है ना बच्चा। मान लो इसने 3 साल का अपने प्रोडक्शन को दिखाया, जैसे मान लो 2023, 2024 और क्या लिखा बच्चा 2025, ठीक है ना, 3 साल का। अब यहाँ पे देखो 23, मान लो लेट बी, ये लिखा हुआ बच्चा कि मान लो ये दिया 15, मान लो ये दिया गया 15 लाख। जैसे 2024 मान लो दिया 30 लाख, और 2025 मान लो दिया बच्चा 25 लाख। अब जरा देखना बच्चा, देखो यह क्वेश्चन क्या देगा। जैसे क्वेश्चन दिया कि बताओ प्रोडक्शन ऑफ 2024 इज हाउ मच मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ 2023। क्या कर रहा है बच्चा, 24 का जो प्रोडक्शन है वो 23 के 23 के प्रोडक्शन से कितना परसेंट ज्यादा है। अब देखो ये परसेंटेज वाला है कि नहीं, कहा कितना ज्यादा है, यानी इंक्रीज। अब ये बताओ बच्चा 24 का प्रोडक्शन कितना है, इट इज 30 लाख,
और 2023 का कितना बच्चा, इट इज 15 लाख। सो आपने कहा 30 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 15 लाख, ठीक है ना। अब यहां पर बताओ बच्चा, अब आपसे क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो देखो इंक्रीज, अब मुझे बताओ बच्चा कि परसेंटेज इंक्रीज में आपने नीचे में कौन सा अमाउंट डाला था, ग्रेटर या स्मॉलर अमाउंट। हमेशा उल्टा चलता बच्चा, इंक्रीज है स्मॉलर, डिक्रीज है ग्रेटर अमाउंट। सो 15 बाय 15 मल्टीपल 100 एंड कट किया, कितना परसेंट हो गया, सो इट इज इक्वल टू 100%। मेरी बात समझो, बस ये चीज है, मेरी बात समझा बच्चा। जैसे मान लो कहा 2025 का प्रोडक्शन, देखो लिख देते क्वेश्चन, जैसे मान लो दिया प्रोडक्शन ऑफ 2025 is how much less percent than the production of 2024। अब बताओ क्या होगा, तुम ही लोग बताओ। कह रहा 25 का प्रोडक्शन बच्चा 24 के प्रोडक्शन से कितना परसेंट कम है, जल्दी बनाओ, अभी तो कहानी बहुत सुना है, बनाओ बनाओ। पहले देखो डिक्रीज कितना है बच्चा, फिर निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज लेस, पहले लेस इनटू नंबर और फिर परसेंटेज डिक्रीज। जल्दी कोशिश करो, कोशिश करो। बोलो, बच्चे बना रहा है लोग, देखो आया कि नहीं आ रहा बच्चा, बोल बाबू। हाँ बिल्कुल गुड, सही तो बनाई है, गुड। तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ क्या बना है। पहले माइनस कर बच्चा, माइनस कर बाबू, पहले पहले देखो कितना लेस है, इससे माइनस करते थे बच्ची, 30 माइनस करेगी ना 25, ठीक है, बड़े से छोटे को माइनस करेगी ना। हाँ तो ये बच्चा बताओ 30 माइनस 25 कितना होगा, इट इज 5। हाँ करो, हाँ कर बच्चा, ठीक है, पहले लिखो, कोई बात नहीं, देखो बनाना तो पड़ेगा, इन्हें तुम्ही को बनाना पड़ेगा, मैं मेरे बनाने से क्या फायदा है। देखो यहाँ पर आज, चलो देखो, चलो आज फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, आज परेशान मत हो तुम लोग, आज मान लिए मैं ही बनाऊंगा सब कुछ। देखो डिक्रीज, पहले कहा बच्चा लेस, इन टर्म्स नंबर में, तो देखो कितना है बच्चा, यहाँ पे देखो 2024 कितना है 30 lakhs, और ये कितना बच्चा, देखो ना तुम भी जानते हो, बस तुम घबरा परेशान हो, बस बताओ 30 माइनस 25 इट इज, हो गया 5 लाख, नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम, 5 ही लिख दो। परसेंटेज लेस बराबर क्या लिखेगा बच्चा, लेस बाय, बताओ परसेंटेज लेस में दोनों में से कौन से अमाउंट नीचे डालना, इट इज ग्रेटर अमाउंट। सो 5 बाय 30 मल्टीपल 100, सो देखो 5 से 6 टाइम्स, 2 से 3 50 एंड योर आंसर इज 50/3, एंड आप अगर चाहो तो 16.66% कर सकते हो, यही तो करना था, नहीं कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी किया है, तो जो मैंने तुम्हें वहां पर बताया वही काम किया है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैंने कहा बच्चा अगर परसेंटेज आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका नहीं, ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। बोलो आई बात समझ बच्चे, चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, तभी तुम लोगों को छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखना, देखो लिखो द प्रोडक्शन ऑफ 2025, लिखो द प्रोडक्शन ऑफ 2025
is how much the production of 2025 is how much more percent than the production of 2023 than the production of 2023. अब देखो 2025 का प्रोडक्शन कितना है, 2023 का कितना है, बस कुछ नहीं करना बच्चा, माइनस करो और फिर परसेंटेज इंक्रीज बराबर लिखो, क्या होता है। अगर इसी क्वेश्चन को बनाना बच्चा तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे इंक्रीज, कितना इंक्रीज है, यानी 2025 का जो प्रोडक्शन है बच्चा 2023 से कितना ज्यादा है, तो 25 का प्रोडक्शन तुमने लिखा था 25 लाख और ये कितना था 15 लाख, सो माइनस किया 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 लाख, सो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होगा बच्चा 10 बाय परसेंटेज इंक्रीज में नीचे हमेशा क्या डालते हैं, स्मॉलर अमाउंट बाय 15 मल्टीपल 100, so 5253 and it is 200 by 3%। बोलो आई बात समझ में, कुछ भी नहीं है, मैथ दुनिया का सबसे आसान चीज है। और सबसे पहले बात बच्चा याद रखना कि तुम ये तो सोचना ही नहीं कि तुम्हें मैथ नहीं आ रहा, और ऐसा भी नहीं है कि मैथ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। और मैथ नहीं आता तो तुम चल ही नहीं पाओगे, मेरी बात बच्चे समझ रहे हैं। जैसे देखो ना, देखो तुम कैसे मैथ जानते हो, जैसे मान लो आप यहां खड़े हो, आपका दोस्त यहां खड़ा है और इसने तुम्हें आवाज लगाई आओ मेरे पास, कैसे आओगे, इधर से आओगे कि इधर से जाओगे, क्यों इधर से गए पता चला, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट जो, ठीक है ना, ये कम दूरी है, तो मैथ कैसे नहीं आता, नहीं ऊपर चढ़ते हो तो कैसे आगे की ओर झुक जाते हो, तो नहीं कैसे आ रहा, तो सब कुछ आता है। तो बात है समझ, तो जो आपके मन में ये आ रहा कि मैथ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये बात को निकाल दो कि तुम्हें मैथ नहीं आ रहा, मेरी बात समझा, तो मैथ ठीक है पक्का आता, बस ये समझ। हम लोग कल से करेंगे बच्चा, आज तो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, कल कैलकुलेशन भी बताएं क्या क्या कैलकुलेशन मिस्टेक तुम करते हो, जो जो मिस्टेक करते हो मुझे पता है, मैं पहले ही तुम्हें क्लियर कर दूंगा, ये मिस्टेक करोगे, ये मत करना, मेरी बात समझा बच्चा। और उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन पहले बताएंगे और फिर जाके हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हारा मैंने बस डीआई बताया था बच्चा, डीआई के बाद देखो आपको आएगा बच्चा ट्रिगोनोमेट्री, और एक आता है जियोमेट्री, ट्रिगो और जियोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में भी ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है, बहुत आसान तरीके से ट्रिगोमेट्री भी बता देंगे बच्चा। और ज्योमेट्री, चूंकि आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां पे ज्योमेट्री पढ़ लोगे, जैसे ज्योमेट्री में क्या आता है बच्चा, पॉलीगन्स के बारे में आता है। पॉलीगन का मतलब समझता है, ये जैसे आपने ये जो कहा है ये पॉलीगन्स होता है, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल पॉलीगन्स होता है, ये सारे पॉलीगन्स हैं। तो ज्योमेट्री में आप पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हो, तो ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री, तो ये तुम्हारा पूरा के पूरा क्या था बच्चा, ये मैथ्स का, ठीक है, सेक्शन था। इतने चीजों को पढ़ना है, ठीक ठाक पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं कर रहे कि आपको, ठीक है, वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क तो करना पड़ेगा बच्चा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेरी बात समझाना। बस आपका बस एक ही काम है, जो मैंने कहा बच्चा कि तुम कुछ मत करना बाबू, 30 तक का टेबल याद कर लेना, ठीक है, 30 तक का स्क्वायर याद करना। मैंने क्या कहा, 30 के बाद का स्क्वायर अगर निकालना हो, मैं वेरी इजी मेथड से करेंगे। जैसे देखो कहा 99 का स्क्वायर कितना होगा, लेकिन ये देखना कल मैं तुम्हें करवाऊंगा 99 का स्क्वायर इन फ्यू सेकेंड्स, कैसे कर लोगे, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं। 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का टेबल, इसका कोई उपाय नहीं बच्चा, अगर होता उपाय तो मैं जरूर कर देता, मेरी बात समझा बच्चा, तो इसका कोई उपाय नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 15 तक का ना बच्चे, क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब से लेकर कहां तक का, 15 तक के क्यूब। इतनी बातें तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के रख देना, ठीक है ना, चिपका देना, जब भी पढ़ना इन बातों को एक बार जरूर देखते रहना, मेरी बात समझ रहा बच्चा, तो ये याद हो जाएगा, ये बहुत काम देगा तुम्हारे मैथमेटिक्स बनाने। बोलो बातें समझ में आ रही है, तो ढेर सारा काम भी तो नहीं दिया ना, अरे थोड़ा ही तो दिया है,
इतना जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का था बच्चा, बस थोड़े से बस जल्दी से देख लो रीजनिंग का, बस खाली क्या क्या सेक्शन है उसके बाद। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, अगर आप अगर आपका मैथ्स बेहतर हो जाएगा तो रीजनिंग ना ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। रीजनिंग अच्छा है तो मैथ अच्छा होगा ये नहीं हो सकता, पर अगर आपका मैथ बेहतर है तो रीजनिंग भी क्या होगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला ही रीजनिंग होता है, ठीक है। तो देखो रीजनिंग में क्या क्या बातों को पढ़ना है। तो देखो बच्चा पहले लिख लेना कैलेंडर, हालांकि आपके सिलेबस में कैलेंडर तो लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है, और क्लॉक्स, ये दोनों लिख लेना। कैलेंडर और क्लॉक सिलेबस में नहीं लिखा है पर क्वेश्चन इससे दिया जाता है, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा कैलेंडर और क्लॉक्स में। और ये दो सबसे बेहतरीन है आपके रीजनिंग का चैप्टर में। फिर एक आता बच्चा काउंटिंग, नहीं क्या था बच्चा, काउंटिंग, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये सवाल समझता, काउंटिंग वाला देखा है सवाल, देखा बच्चा, नहीं देखो तो जरा, देखो ये आता है, जैसे आपसे पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो क्या करोगे, कुछ मत करना, इसमें ना नंबर लिख देना और इसे ऐड कर देना। जैसे 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, इट इज 10। सो इसमें किसमें कितने ट्रायंगल है बच्चा, देयर आर 10 ट्रायंगल्स। जैसे देखो ऐसे दे दिया, बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है, अच्छा ठीक है, 12, 6, और बताओ इसमें कितने है पता है बच्चा, देयर आर 16 ट्रायंगल्स, 16 ट्रायंगल्स है, ठीक है ना। अब देखो ना, मैं तुम्हें बस काउंट करना भी ऐसे बताते हैं, जब आएंगे तो वहां बताएंगे, अभी बस समझना, देखो कैसे है वहां पे। चलो इसको यहां तक लिख लिया ना बच्चा, तीनों लिख लिया है ना सेक्शन, चलो आगे चलते हैं। देखो अगर इसमें काउंट करना है तो देखो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, अगर आपको इसे काउंट करना है तो देखो, पहले नहीं ये छोटे वाला फिगर में चलना बच्चा, जैसे देखो इस फिगर में, फिर इस फिगर में, देखो, और एक क्या बच्चा इस फिगर में, यानी ये छोटे वाले फिगर में कितना है, तो देखो इस पे नंबर लिख देना 1 2 1 2 1 2, कितना हो गया। तो ये छोटे वाले फिगर में इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, पता चला ना कैसे बच्चा, देखो ना 1 2 और 1 3, ठीक है। जैसे इसको अलग कर दिया फिगर, तो देखो 1 2 और एक बड़े वाला, तो याद, ओहो फिगर ही मिट गया, देखो यहाँ पर कितना बच्चा, मैंने कहा 3 3 3, कितना हो गया टोटल 9। तो ये देखो ये छोटे वाले फिगर में 3 है, इस छोटे वाले फिगर में, इस छोटे वाले फिगर में। अब देखना बच्चा, देखो जब आपने यहाँ पर एक मीडियन डाला तो इसे कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल है, 2। अभी बड़े वाले को मत जोड़ना, क्योंकि अगर जोड़ना शुरू करोगे ना तो इसी को कई बार जोड़ दोगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब जरा देखना, जब तुमने ये खींचा लाइन, दूसरी लाइन, तो यहां पर भी कितने आ गए, 2, क्योंकि यहां पर देखो 3 लाइन खींची गई, 1 2 और एक तीसरा। जरा देखना यहाँ पे, जब आप तीसरी लाइन खींचा बच्चा तो फिर से यहां पर कितना आ गया 2। तो देखो ये हाफ ट्रायंगल कितना हो गया, 2 2 और 2 6, और ये छोटे वाले कितना था बच्चा 9, तो 9 + 6 कितना हो गया 15। अब कौन सा बचा हुआ ट्रायंगल है, सबसे बड़े वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कितना हो गया, तो देयर आर 16 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। बोलो आई बात समझ बच्चा, इसमें कितने ट्रायंगल है 16 ट्रायंगल। तो घबराने की जरूरत नहीं, जब हम लोग आएंगे तो वहां पर ये ट्रायंगल की काउंटिंग, स्क्वायर की काउंटिंग, रेक्टेंगल की काउंटिंग आपको बताएंगे, आप वहां कर सकते हो। बोलो आई बात समझ बच्चा, क्या बाबू बताओ तुम कहां कहां परेशान हो बताओ, समझ में आए?
तो मुझे लगा तुम ऐसे देख रहे थे, मुझे लगा गड़बड़ तो नहीं चल रहा। ठीक है, अब आ जाओ। अब देख ना स्क्वायर का एक एक स्क्वायर बस खाली ऐसे बताते, तुम मुझे ये बताना, तुम मुझे ये बताओ बच्चा कि यहाँ पर स्क्वायर ज्यादा है या रेक्टेंगल ज्यादा है? अगर इस फिगर में आपसे काउंट करने को कहा जाए कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो तुम बताओ मत नंबर, मुझे ये बताओ कि इस फिगर में स्क्वायर ज्यादा होगा या रेक्टेंगल ज्यादा होगा, बोलो। इसके ठीक, कोई बात नहीं। तो स्क्वायर क्यों ज्यादा होगा बच्चा? कहोगे देखने में लग रहा तो क्या कहें, देखने में लग रहा तो वही बोलेंगे ना। अब बेटा समझना है, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। जब आप रेक्टेंगल की काउंटिंग करोगे तो स्क्वायर ऑलरेडी काउंटेड होगा। तो इट मीन्स क्या समझ में आया, यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में स्क्वायर काउंटेड रहता। जब आप स्क्वायर काउंट करते हो तो सिर्फ स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल नहीं आता। पर जब रेक्टेंगल काउंट करेगा तो क्या होगा बच्चा, उसमें स्क्वायर भी ऑलरेडी काउंटेड होगा। तो इट मीन्स समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा। हाँ, कैसे काउंट करेंगे ये तब आएंगे बताएं, और बड़े इजी मेथड से बता देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे देखो ये नंबर, देखो ये स्क्वायर की संख्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये नंबर ऑफ स्क्वायर है। और जब आप इसे करोगे ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गया। बोलो बात आजी समझ में। आप इसको बस सॉल्व करो, ऐड करो, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो आएंगे, जब आएंगे तब बता देंगे। अब आ जाओ बच्चा, बस एक दो और बातें खाली देखो। एक आता है, देखो आपको जो रीजनिंग में आता है उसको आपका तो डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। डायरेक्शन टेस्ट से भी मान के चलना है, एक दो क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन आपको डायरेक्शन टेस्ट से कम दो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, ऊपर वाले जितना देखा था उसमें मान के चलना एक एक क्वेश्चन सबसे आएगा। डायरेक्शन टेस्ट हो गया बच्चा। देखो एक आता है आपको का तो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से बच्चा मान के चलना कम से कम दो क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन से। एक आता बाबू जिसको कहते कोड डिकोड, इससे मान के चलना 5-6 क्वेश्चन लगभग रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसमें अल्फाबेट वाला क्वेश्चन रहता है, ABCD वाला इसमें जुड़ा रहता है। तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन लगभग रखना। एक आता बच्चा सीरीज से भी रखना, 5 क्वेश्चन के आसपास आपको सीरीज से आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज पजल से आता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल सीरीज होता है। तो 4-5 क्वेश्चन लगभग रखना, सीरीज से आपको आएगा। ठीक है ना बच्चा। इसी में देखो एक आ जाता है आपको, एक का तो क्यूब एंड डाइस, इससे मान के चलना एक दो क्वेश्चन क्यूब और डाइस से रहेगा। ठीक है ना बच्चा। एक दो लिखा रहता क्लासिफिकेशन, वो सब ज्यादा आसान होता बहुत। ठीक है ना, तो वो सब भी थोड़े थोड़े बता देंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह रहता ही रहता है। अब ना कुछ क्वेश्चन याद रखना, स्टेटमेंट वाला आएगा आपको, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, सिलॉग्स, ये सारे आएगा। एक लिख लेना सिलॉग्स के क्वेश्चन। नहीं, जिसे कहते हो सिलोजिज्म्स कहते हो, सिलोजिज्म्स आपको आएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में रखना 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट से आएगा। 2-3 क्वेश्चन मान के चलना बच्चा सिलोजिज्म से आएगा। ठीक है, कुछ चीजें नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन होता है वो सब नहीं लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको बता देंगे ऐसे ही। तो ये तुम्हारा पूरा रीजनिंग का एक, ठीक है बच्चा, एक सेट आया। मैंने क्या कहा, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा, क्योंकि ये सारी चीजें किससे जुड़ा हुआ, जैसे देखो ये सीरीज, ठीक है ना, कोड डिकोड, या आपने जो पहला पढ़ा था कैलेंडर, क्लॉक्स, ये सब मैथ से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से अगर वो आपका बेहतर है, ये आएगा। और जो मैंने तुम्हें स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए कहा ना बच्चा, ये बहुत काम आएगा सीरीज में। ठीक है, क्योंकि आपको सीरीज मिलता है, स्क्वायर का सीरीज, क्यूब का सीरीज। अगर तुम्हें स्क्वायर ही याद ना हो तो क्या लिख पाओगे, सीरीज से कैच आएगा, कैच नहीं कर सकते। तो बातों को समझते हो। तो इतना सिलेबस है, इनको हमें पूरा करना। ठीक है, तो ये कल से हम लोग पहले
पहले बच्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन कैसे इजी किया जाए, क्या तुम गलत करोगे, और उसके बाद जब एक बार कैलकुलेशन ठीक हो जाए तब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, ठीक है, अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ लो। क्या बच्चा बताओ? हाँ हाँ, उसमें फिर डिवाइड कर सकता बच्चा। नहीं, 200 में किससे डिवाइड करेगा बच्चा? 3 से। देखो 6 टाइम्स 18, तो आप या तो इसे लिख सकता बच्चा 66 होल 2/3%, या आप लिख सकते हो 66.66%। ये सब आएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बच्चा, पर डिपेंड करता है बच्चा कि तुम्हारा ऑप्शन में कैसा है। ठीक है, ऑप्शन मान लो अगर 200/3 होगा तो वहीं तक रखेंगे, मान लो ये फ्रैक्शन बनाए तो ये फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, मान लो पॉइंट में दिया तो ये बनाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड ऑन कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं बच्चा। ठीक है, ऑप्शन जैसा होगा वैसे ही काम आपने करो। बोलो बात आई समझ में? हाँ बोलो बच्चा। हाँ टेस्ट होगा बच्चा। बस सोचने की जरूरत नहीं, पूरा पीवाईक्यू करवाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आया और उससे बहुत ज्यादा करवा देंगे बच्चा। मेरी बात समझा? देखो दो बात होता है, या तो आप क्लास में कंफर्ट रहो या तो एग्जाम हॉल में कंफर्ट रहो। मेरी बात समझा? जैसे क्लास में कंफर्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं तुमसे बड़ा छोटा छोटा सवाल बनवाऊं, तुम यहाँ बड़ा खुश रहोगे, 2 × 3 करवाएं, खुश रहोगे 6 आपने करके, और वहां आ गया 29 × 3, कैसा लगेगा? मेरी बात समझा? तो यहां पर अगर आसान क्वेश्चन करवाएंगे तो इसका मतलब एग्जाम हॉल में तुम, ठीक है, परेशान रहो, और यहाँ बहुत टफ क्वेश्चन कराएंगे, यानी यहाँ पर अगर तुम अनकंफर्ट हो तो इसका फायदा कहां मिलेगा बच्चा? एग्जाम हॉल में। यहाँ तुमने बड़े बड़े सवाल बना के गया, वहां छोटा, थोड़ा सा भी छोटा मिलेगा, आपको लगेगा वेरी इजी, और तुम क्या करोगे, उसको वेरी इजीली बना लो। तो अगर यहाँ अनकंफर्ट हो तो एग्जाम हॉल तुम्हारा कंफर्ट में जाएगा, और यहां तुम कंफर्ट हो रहे हो तो इसका मतलब एग्जाम में पंखे को देखोगे, सवाल ही नहीं बनेगा, और तो फिर पंखा ही देखोगे ना कितनी बार घूम रहा है। बोलो बात समझ में आ रही बच्चा? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कहाँ कंफर्ट रहना। तो मैं इतना करवा दूंगा कि आप, तुम्हारे यहाँ का एग्जाम नहीं बल्कि अगर तुम कोई एसएससी वगैरह भी देना चाहते हो तो उसके भी सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। मेरी बात समझना, वो भी तुम डील कर पाओ, पर हाँ पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं बच्चा। मेरी बात समझा? ये सोचोगे कि कहीं कुछ और कि कोई जादू टोना हो जाएगा, तो जादू टोना तो नहीं होगा। तो पढ़ना किसको है? तुम्ही को। मेरा काम है कोच करना, मेरा काम है तुम कहां गलती करोगे, कौन क्वेश्चन आने वाला, कौन नहीं आने वाला, ये बताना। बोलो बात आई समझ बच्चा? तो कल आओ, कल फिर मिलते हैं। मेरी बात समझ रहा है? शायद इंग्लिश की भी क्लास है तुम लोगों की। बिल्कुल सेम है बच्चा। एसएससी जो सीजीएल होता है, जो आपके सीजीएल है, सिलेबस सेम है बच्चा, क्वेश्चन की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। आपके यहाँ आसान क्वेश्चन आता है, वहां पे थोड़ा टफ आएगा। मेरी बात समझाना, सिलेबस सेम है, तो मेरा काम है तुम्हें सारा सिलेबस करवाना, इतना करवाना कि तुम वो भी क्वेश्चन वेरी इजी कर लो। मेरी बात समझा? और सारे उसी से करवाएंगे, पीवाईक्यू। सब एसएससी का ही बच्चा, सब तुम्हारे यहाँ के एसएसबी का में से जो भी चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बच्चा। डिफरेंस क्या है? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। मेरी बात समझाना, यहां दोगे थोड़ा आसान मिलेगा, उधर दोगे थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, सिलेबस तो एक ही है। ठीक है, और मैं तुम्हें कभी आसान क्वेश्चन पढ़ाएंगे नहीं, तो मैं तुम्हें ठीक है जितना ज्यादा हो सकता है उतना करवाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चा, आप वहां एग्जाम हॉल में तुम कंफर्ट रहो। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, और किसी के पास कोई सवाल? ठीक है, तो चलो कल मिलना, फिर कल इसके आगे करेंगे।